Hi, welcome back once again in this ongoing series of course संयम, जिसमें क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को हम अनकवर करते हैं। अनकवर का सीधा सा मतलब है कि हम चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक एक एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 3B, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम कुछ आगे समझेंगे। सो लास्ट क्लास में हमने रेडियंस और डिग्रीज मेजरमेंट सीखा था। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो आप ये पूछ सकते हो कि डिग्रीज तो ठीक है, लेकिन हम रेडियंस का यूज़ क्यों करते हैं। रेडियंस का यूज़ करने से हमें सर्कल के आर्क लेंथ और उसकी पर्टिकुलर सेक्शन की एरिया, सेक्टर की एरिया फाइंड करने में मदद मिलती है। और डिग्रीज हमें ये बताता है कि हम किसी एंगल को अच्छी तरीके से शो कर पाते हैं एक सर्कल पे कि वो कितना साइज है। तो आज हम जानने वाले हैं साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं एंड देन अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो ये वो एक्सरसाइज है जो कि मुझे लास्ट क्लास में ही करना था, बट इसको हम यहाँ करते हैं। तो इसमें पूछा ये गया है कि अगर हमारे पास ये सारे जो एंगल्स दिख रहे हैं वो थीटा हैं हर एक केस में, तो आपको जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको मार्क करना है कि वो कहाँ कहीं होगा। मतलब बिल्कुल अंदाजे से, ऐसा नहीं कि वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो 360 डिग्रीज प्लस थीटा का मतलब क्या है। अगर हम इस ए को यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ उसके लिए, तो 360 डिग्रीज में प्लस थीटा का मतलब है कि आप थीटा से 360 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज मूव करके जहाँ पहुँचोगे उस पॉइंट को लोकेट कीजिए। तो ऑब्वियसली हम एक रिवोल्यूशन का टैग कर रहे हैं, तो वो पॉइंट ये हम मार्क कर देंगे ऐसे। दूसरे पे बढ़ते हैं। तो बी पार्ट में पूछा गया 90 डिग्रीज प्लस थीटा। तो ये थीटा पहले से गिवन है, और अगर हम 90 डिग्रीज आगे मूव करेंगे तो हो सकता है कि हम कहीं यहाँ पहुँच जाएं, जिससे कि ये एंगल हमें 90 डिग्रीज मिले, और ये पॉइंट जो होगा वो 90 डिग्रीज प्लस थीटा के पोजीशन को बताएगा। सी में है 180 डिग्रीज माइनस थीटा। तो इसमें थोड़ा सा एक कैच है। 180 डिग्रीज माइनस थीटा का मतलब क्या है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यह है माइनस थीटा प्लस 180 डिग्रीज। तो माइनस थीटा का मतलब क्या होगा कि आप इसी थीटा का मिरर इमेज इधर ले लोगे तो ये बन जाएगा माइनस थीटा। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे उतने ही अमाउंट से, तो ये माइनस थीटा बनेगा। और फिर इस पोजीशन से फिर 180 डिग्री हम ऐड कर देंगे। तो इस पोजीशन से 180 डिग्री ऐड करेंगे तो बिल्कुल रोटेट हो गए, कहाँ चले जाओगे आप, यहाँ पे कहीं। और यहाँ से ये जो पॉइंट पोजीशन होगा ये बताएगा 180 डिग्रीज माइनस। इसमें आते हैं डी पार्ट में 180 डिग्रीज प्लस थीटा, तो आप समझ चुके हो बिल्कुल वो यहाँ कहीं होगा। ई पार्ट में देखते हैं क्या है। ई में है 270 डिग्री माइनस थीटा। सो 270 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, फिर से हम माइनस थीटा यहाँ कहीं लोकेट करेंगे। एंड इसके बाद अगर हमें 270 करना है तो 270 का मतलब है 90 3 बार, यानी कि पहले तो 180 और फिर 90। तो पहले 180 जाएंगे यहाँ से तो यहाँ पहुँचेंगे, और यहाँ से फिर 90 जाएंगे तो कहीं कुछ यहाँ टाइप का पहुँच जाएंगे इस जगह पे। तो ये मिल जाएगा आपका लोकेशन, फाइनल लोकेशन। ये आंसर है। नाउ π/2 माइनस थीटा, π/2 का मतलब 90 में से थीटा को आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, फिर से आप माइनस थीटा यहाँ पे लिख सकते हो, और इसको फिर 90 डिग्रीज आगे कर दोगे। तो इस तरीके से आपको एंगल्स को रोटेट करना आना चाहिए, पोजीशन को ढूंढने आना है। अब इसका रीज़न क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले आज जो हमें जानना है वो है डेफिनेशन ऑफ साइन इन कोसाइन फंक्शन। तो इसके लिए हमने मान लिया कि एक यूनिट सर्कल गिवन है यहाँ पे, और यूनिट सर्कल का सीधा सा मतलब है कि इसकी रेडियस हो जाएगी 1 यूनिट। तो सपोज कीजिए कि ये लेंथ हमने 1 माना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से इस पोजीशन के लिए इस पे पॉइंट ले लेता हूँ A, B, और ये एंगल मैंने ले लिया x। तो यहाँ डेफिनेशन कैसे किया गया है साइनस एंड कोसाइनस का, ये देखते हैं। साइन ऑफ x, साइन ऑफ अ नंबर x
इज द डिस्टेंस ऑफ, इसको मैं पॉइंट ए बी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो इस पॉइंट ए बी पॉइंट को हम मान लो कि ए मान लेते हैं, कैपिटल ए। तो इसका जो ये डिस्टेंस आप देख रहे हो, इस डिस्टेंस को क्या कहना है, साइन फंक्शन, यानी कि जो b होगा वो लिखा जाएगा साइन ऑफ x। सिमिलरली अगर कोसाइन फंक्शन को डिफाइन करना हो, सो कोसाइन इज जस्ट, अगेन हम लिखेंगे कोसाइन ऑफ x इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, मैं a ले लेता हूं, फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस। तो ऐसे ये हो जाएगा कोसाइन फंक्शन। तो अगर ये पॉइंट A है तो ये लेंथ तो ये होनी चाहिए, और ये लेंथ हमारे पास B पहले से था, तो B sin x बन गया और A बन गया हमारे पास कोसाइन x। अब यहाँ एक चीज़ क्लियर है कि अगर मैं इन पॉइंट्स को फाइंड करूँ कि ये पॉइंट्स इनफैक्ट क्या क्या हो, तो ये पॉइंट होगा 0,1, इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं P, इसको मान लेता हूँ Q, इसको R एंड इसको S, और यहाँ पे O है। तो आप अब इस S का पोजीशन निकालोगे तो होगा 1,0, Q का पोजीशन हो जाएगा -1,0 और R का पोजीशन हो जाएगा 0,-1। अब इसमें 2-4 बातें तो क्लियर हैं। पहला ये कि जितने भी एंगल्स आप देख रहे हो, एंगल POS, सो एंगल POS जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज, यानी कि π/2 रेडियंस। उसी तरीके से अगर मैं एंगल SOR की बात करूं, तो एंगल SOR आप इधर से यहाँ से फाइंड कर सकते हो, मतलब ये SOR मेजर वाला एंगल कहा गया है। तो मैं इसे इसको नोट करने के लिए एक आर्क देता हूँ कि मेजर आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग है SOR, तो वो कितना हो जाएगा 270 डिग्री, यानी कि 3π/2। और उसी तरीके से अगर मैं एंगल SOQ फाइंड आउट करना चाहूँ, तो SOQ हो जाएगा सिंपली 180 डिग्री, यानी कि पाई। अब ये जो एंगल्स आप देख रहे हो, इन एंगल्स को कहा जाता है क्वाड्रेंटल एंगल्स। और क्वाड्रेंटल इसलिए क्योंकि यही एंगल्स एक तरीके से पहले क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाने के लिए बॉर्डर लाइन की तरह बिहेव करते हैं। तो ये तो अब पहली बात जो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते थे। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, इसको भी देखते हैं। इस A को हमने माना है कोसाइन x और B को माना है साइन x। तो पहले तो ये क्लियर हो जाएगा कि a² + b² 1 है। ऑब्वियसली 1 क्यों है भाई, क्योंकि आप यहाँ से डिस्टेंस देखो, तो आप डिस्टेंस फार्मूले से अगर डिस्टेंस निकालोगे, या फिर अगर पाइथागोरस से ये 1 हाइपोटेन्यूज है, तो a² + b² 1 होगा। और a की जगह पे क्या है साइन x और b की जगह पे कोसाइन x, तो sin² x + कोसाइन² x 1 हो जाएगा। तो ये आपको पहले से पता भी होगा। कुछ और बातें हैं इससे रिलेटेड जो कि हम यहाँ समझते हैं। तो यहाँ पे अब जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप नोट की तरह ले सकते हो। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पहले इस पॉइंट पे फोकस किया, एट पॉइंट S। तो पॉइंट S पे आप ध्यान दो तो x की वैल्यू क्या है 0 डिग्रीज। अगर मैं x कोई नंबर लेता हूँ 0 डिग्रीज या फिर 0 रेडियन में, क्योंकि x नंबर है तो रेडियन में लेंगे, x = 0 है वहाँ पे। और आप जब इसके कोऑर्डिनेट्स देखोगे उस पॉइंट का, तो वह है 1,0। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1,0 को आप कंपेयर कर सकते हो a, b से, क्योंकि उस a, b जो होगा वो इस सरकमफ्रेंस पर के सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम उसको कंपेयर कर देंगे किससे, cos x और sin x से। और चूंकि उस पोजीशन पे x की वैल्यू 0 है, तो हमें सीधा मिल जाएगा cos 0 = 1 एंड sin 0 = 0। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लेता हूँ एट पॉइंट P, लेट्स से 0,1, 0,1 फिर से अगर कंपेयर करेंगे तो x कोऑर्डिनेट इसका 0 है, मतलब कि जो a पार्ट है वो 0 है, यानी कि कोसाइन π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी
अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पोजीशन पे x की वैल्यू क्या है, π/2, क्योंकि एंगल जो होगा x वो पूरा घूम के इस वर्टिकल लाइन पे चला जाएगा और sin π/2 की वैल्यू मिल जाएगी 1। लेकिन अब जरा इस पे विचार कीजिए, अगर मैं इसी पॉइंट को Q पे कंसिडर करूं तो ऐसे ही पॉइंट को एट Q, आप इस बात को ऑब्जर्व कीजिए कि कोसाइन Q पे क्या x की वैल्यू क्या होने वाली है, इससे पहले ये तो हो जाएगी पाई, तो कोसाइन पाई की वैल्यू हो जाएगी -1 और साइन पाई की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब यहाँ से कुछ क्लियर हो रहा है। अगर मैं इस पोजीशन की बात करूँ तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, कोसाइन 3π/2 is 0 and sin 3π/2 is equal to -1। तो ये 4 पॉइंट्स आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देने वाले हैं। अब यहाँ इस चीज़ को समझिए, साइन 0 कहाँ हो रहा है, तो साइन 0 जहाँ हो रहा है उसको मैं डब्बे में लिख दे रहा हूँ लाइक दिस। एक तो यहाँ पे साइन 0 हुआ है और एक यहाँ पे 0 हुआ है। और कोसाइन 0 कहाँ हुआ है भाई, कोसाइन 0 हुआ है एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। अब ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम इस चीज़ को जनरलाइज करना चाहते हैं तो आप पाओगे कि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके एंड पॉइंट्स पे साइन 0 हुआ है, पाई पे और 0 पे। तो अगर ये घूम के आएगा फिर से तो यहाँ बन जाएगा 2π। तो इससे हम इन्फर कर सकते हैं कि साइन 0 पे तो 0 होगा ही, साइन पाई पे भी 0 होगा, साइन 2π पे भी 0 होगा, साइन 3π पे भी 0 होगा। इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और अब जरा कोसाइन वाले 0 के बारे में बात करते हैं। या तो वो ऊपर वर्टिकल पोजीशन पे यहाँ मिल रहा है या फिर इस आर के पोजीशन पे मिल रहा है। इस पोजीशन के लिए मिल रहा है आपको π/2 और इस पोजीशन के लिए मिला है 3π/2। तो जो कोसाइन जो हो रहा है 0 वो मिल रहा है π/2 पे, फिर मिलेगा आपको 3π/2 पे। और आप अगर ऑब्जर्व कर पाओ, अगर आप इस कर्सर के होवर को देख पा रहे हो तो यहाँ से आप आगे जाओगे तो 3π/2 के बाद यहाँ मिल जाएगा 5π/2, तो फिर 5π/2 पे भी वो 0 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इससे हमें क्या मिला, हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन 0 होगा जब x की वैल्यू, उसके अंदर की वैल्यू कोई भी n पाई के फॉर्म में हो, पाई का कोई भी मल्टीपल हो तो 0 हो जाएगा। लेकिन कोसाइन 0 कब होगा, जब उसके पास π/2 का ऑड मल्टीपल हो। देखो यहाँ पे 1 फिर 3 फिर 5। इसी को दूसरे तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू nπ sin x इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2n + 1π cos x इज इक्वल टू 0। अब जो sin x और cos x फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया, आपको पता चल गया कि sin x क्या है और cos x क्या है। तो अब उनके आधार पे ही हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ कोसेकेंट x, होगा cos x 1/sin x इज इक्वल टू कोसेकेंट x, जहाँ पे x की वैल्यू nπ नहीं होनी चाहिए। nπ क्यों, बिकॉज nπ पे sin x 0 हो जाता है। देन sec x cos x का रेसिप्रोकल होता है और ये कब नहीं होगा, जब x 2n + 1 π/2 हो जाएगा। सिमिलरली tan x रहेगा 1/sin x cos x, और फिर से इसके लिए x नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। एंड फाइनली कोटेंजेंट x यानी कि cot x, ये हो जाएगा cos x sin x, जहाँ पे x की वैल्यू फिर से nπ के बराबर नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने अभी sin x एंड cos x को डिफाइन कर लिया है और उनके आधार पे कुछ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन कर लिया। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये क्वेश्चन करना है, इसको देखिए कैसे कर पाते हैं हम लोग। ओके, सो इस क्वेश्चन में कहा गया है आर्क ए बी एंड आर्क बी सी बराबर हैं। इसमें जो वैल्यूज इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है वो किस आर्क पे लाई करेगा। जो राइट हैंड साइड में आर्क आपको दिख रहे हैं सभी आर्क्स हैं, तो इन सभी आर्क में से कौन कहाँ पे लाई करेगा आपको ये बताना है कॉलम मैच करके। और साथ ही दे रखा है कि ओ बी की वैल्यू 1 है, मतलब ये यूनिट सर्कल है और इसके हिसाब से आपको बताना है कि sin 1 कहाँ लाई करेगा, cos x लाई कहाँ करेगा। तो ये बिल्कुल ही मतलब
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग जनरली करते नहीं हो, लेकिन मैं मानता हूं कि इसको ऐसे क्वेश्चंस को करना चाहिए कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। अब देखिए ये जो लाइन है आप सीधे करोगे BC AB और AC इक्वल है, यानी कि ये एंगल AOB जो होगा और एंगल BOC जो होगा वो दोनों बराबर होंगे π/4, बिकॉज वो इक्वल एंगल बनाते होंगे। इतना तो क्लियर है। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, sin 1 का मतलब क्या है? मतलब ये कि आपने इस 1 से स्टार्ट किया होगा और 1 से स्टार्ट करके इस सरकमफ्रेंस के अलोंग आप गए होंगे, जहाँ भी आप जाएंगे तो जैसे ही आर्क 1 यूनिट हो जाएगा उसी पोजीशन को हम sin 1 और cosine 1 बोल सकते हैं, मतलब y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। अभी तो आपने देखा अगर ये एंगल π/4 है तो ये आर्क का भी लेंथ भी तो π/4 ही होगा ना, क्योंकि रेडियस 1 यूनिट है। तो इसलिए ये जो एंगल होगा, सॉरी ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो मिल जाएगा आपको कोसाइन π/4 और साइन π/4। तो उसी तरीके से हम ये इस पॉइंट A से मूव करेंगे 1 यूनिट के आर्क लेंथ पे, तो जहाँ पहुँचेंगे वहीं पे sin 1 मतलब कोसाइन 1 और sin 1 का पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर आप पूरा ये लेंथ कवर करके यहाँ पे पहुँचोगे तो आर्क लेंथ कितना मिल जाएगा? π/2। मतलब मैं ऐसे कहूँ कि AC जो आर्क होगा उसका लेंथ कितना है? π/2। तभी तो इस C के पोजीशन पे आप लिख पाते हो कोसाइन π/2 एंड साइन π/2। और π/2 की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि 1 जो आर्क होगा जहाँ पे मिलेगा वो जस्ट इस AC के पहले होगा। तो ये जो पॉइंट हम मान रहे हैं ये वाला पॉइंट ही sin 1 कोसाइन 1 को, कोसाइन 1 sin 1 को रिप्रेजेंट करेगा। आप समझ पा रहे हो शायद। इसलिए जो sin 1 का लोकेशन होगा वो इस BC आर्क पे होगा। तो यानी कि A को मैच किया हमने Q से। अब आते हैं cos 6 अपने B पार्ट पे। cos 6 का मतलब क्या है कि 6 यूनिट का आर्क लेंथ चाहिए हमें A से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 6 यूनिट का आर्क लेंथ का मतलब क्या है? अगर आप यहाँ पे मूव करो, यहाँ पे जाओगे तो ये पाई मिलेगा, और पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई? 3.14। तो अभी काम नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे दोबारा मूव करके चले आए तो मिल जाएगा 2 पाई। तो A के पोजीशन पे 2 पाई मिल रहा है, तो 2 पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना होगा? 3.1428। सो 6.28, यानी कि इसके जस्ट पहले अगर हम कहीं यहाँ पे रहेंगे तो ये पूरा लेंथ जो यहाँ से मूव करके आता तो वो लेंथ हो जाता है 6। दैट मीन्स कि ये पोजीशन जो बता रहा है वो कहीं कोसाइन 6 साइन 6 को बता रहा है, और इसकी वजह से कोसाइन 6 जो होगा वो इस EA आर्क पे लाई करेगा। दैट मीन्स B के लिए क्या हो जाएगा? ये। अब आते हैं C पे। C क्या है भाई? कोसाइन 2.4। 2.4 का मतलब क्या है? π/2 की वैल्यू होती है 1.57 के अप्रॉक्स, 3.14/2, और पाई की वैल्यू होती है 3। यानी कि 2.4 का मतलब होगा कि वो कहीं इसी आर्क पे लाई करेगा ना, कहीं भी CD पे। तो इसका मतलब कोसाइन 2.4 C के लिए हो जाएगा सिंपल CD, दैट इज R। ये तो आसान था। अब D है sin 4। sin 4 के लिए क्या होगा? sin 4। तो 4 जो वैल्यू होगा वो इस पाई से अधिक होगा। पाई की वैल्यू है 3.14 और 4 3.14 से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जब पहुँचोगे तो हो जाएगा ये 3 π/2। सो 3 π/2 का मतलब क्या है आप समझो। π/2 का मतलब है 1.5, मतलब रफली आप मान सकते हो 1.5। उसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कितना? 4.5। और आप पूछ रहे हो sin 4 यानी कि 4 का, तो जस्ट इसके पीछे ही इधर ही इसी आर्क पे तो रहोगे कहीं ना कहीं। तो D के लिए कौन सा आर्क मिल जाएगा भाई? DE, यानी कि D के लिए हो गया S। इस B के लिए क्या था? EA, दैट मीन्स T होता है ये, सॉरी। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कई बार दिमाग में हमारे इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि मैं डिफरेंट करिकुलम्स को पढ़ाता हूँ वर्ल्ड में, जितने भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके। तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली अमेरिकन
स्टूडेंट्स के सिलेबस में पाया जाता है। एग्जैक्टली नहीं, मतलब इससे थोड़ा सा हार्डर होता है, इसमें कैलकुलेटर यूज़ करना होता है, लेकिन उसको मैंने आप लोगों के सिलेबस के आधार पे थोड़ा सा स्केल डाउन किया है ताकि आपको भी समझाया जा सके। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि साइन ऑफ ट्रिग रेशियोज इन क्वाड्रेंट्स। तो साइन ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन क्वाड्रेंट को समझना बहुत आसान है। ये 4 क्वाड्रेंट है, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसका काउंटिंग होगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, कोई भी पॉइंट अगर इस पोजीशन पे लाई करता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू, हमने एंगल की वैल्यू x ली है, इस x को हम क्या कहेंगे भाई? इस x को कहेंगे कि वो 0 से π/2 के बीच में है। और अगर ये 0 से π/2 के बीच में है तो उस पोजीशन के लिए ये जो पॉइंट होगा a, b, उसमें a पॉजिटिव होगा और b भी पॉजिटिव होगा। और a को आप क्या कहते हो? कोसाइन x, एंड b को कहते हो साइन x। और साइन x और कोसाइन x से ही बाकी सारे रेशियोज कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं जो अभी हमने देखा है। कोसेक x को डिफाइन किया साइन x के फॉर्म में, कॉस को डिफाइन किया सेक x को डिफाइन किया कॉस के फॉर्म में, देन tan x को लिखा साइन x बाई कॉस x। तो जब साइन x और कॉस x जो बेस फंक्शंस हैं वही दोनों पॉजिटिव हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो कुछ बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। इस वजह से इसमें सारे के सारे रेशियोज पॉजिटिव काउंट होंगे, ऑल पॉजिटिव। अगर यही चीज़ आप यहाँ पे लेके चले जाओगे तो इस पोजीशन पे अगर जाओगे तो एक तो पॉइंट है a, b, यानी कि अगर आप सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहे हो तो x की ये जो x कोऑर्डिनेट होगा, नॉट दिस x, ये a कोऑर्डिनेट होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। सो नेगेटिव a एंड b। सो नेगेटिव a b का मतलब है कि a जो होगा वो क्या डिसाइड करता है? कोसाइन x, यानी कि जो कोसाइन वाला पार्ट है वो नेगेटिव होगा और साइन वाला पार्ट पॉजिटिव होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ड्रॉ करूँ, सो यू विल गेट दिस एज हाइपोटेन्यूज। ये a है और ये a है, ये b है, तो ये जो लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी और ये लेंथ पॉजिटिव होगी, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो इस केस में जो कोसाइन x होगा वो नेगेटिव होगा, साइन x पॉजिटिव होगा। तो साइन x पॉजिटिव है तो साइन x, केवल साइन x कहाँ पे है? कोसेक x के साथ, 1/sin x। इसका मतलब कि इसमें साइन और कोसेक x तो पॉजिटिव होंगे लेकिन बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि सभी जगह cos x मौजूद है, साइन के साथ भी नहीं, भी अकेले भी। तो जब cos x नेगेटिव है तो जहाँ जहाँ भी cos x गया है उसको क्या कर देगा? नेगेटिव। तो यहाँ हो जाएगा साइन पॉजिटिव, और खाली में अगर साइन पॉजिटिव बोलूँ तो वो ये भी समझ लेना कि उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इस कोऑर्डिनेट में आप देखोगे तो a और b दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव a नेगेटिव b, एंड जब दोनों का रेशियो लगेगा तो पॉजिटिव मिलेगा। तो साइन और कॉस का रेशियो कहाँ मिलता है? tan में, तो यहाँ पे tan पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, एंड इसमें अब बाकी बच गया, आप इसको समझ सकते हो, इसमें कॉस पॉजिटिव एंड उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। तो इसको याद करने के ढेर सारे तरीके हैं, ये सभी जगह पॉपुलर है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस। तो मुझे तो ये आसान लगता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस, क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिकल लगता है मुझे। ओके, तो इस तरीके से हम साइन का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन हमने सीख लिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसने कहा है tan x इक्वल टू नेगेटिव 5/12, जिसमें x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो फाइंड अदर 5 ट्रिग रेशियोज। बाकी के 5 रेशियोज निकालने, tan x की वैल्यू अगर दे रखी है नेगेटिव 5/12, तो इसको करने का ट्रायंगल मेथड भी होता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको आइडेंटिटीज़ वाले मेथड से करो। तो इसके लिए आपको ये 2 आइडेंटिटीज़ रिकॉल करनी है। आपको पता है कि 1 + tan स्क्वायर x होता है secant स्क्वायर x, एंड 1 + cot स्क्वायर x होता है cosec स्क्वायर x, और अभी कुछ देर पहले तो हमने ये देखा ही था कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है। तो tan से हम सीधे तो sec निकाल ही सकते हैं इस फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा? ये 1 + tan स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x, जहाँ हम tan की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे नेगेटिव 5/12,
और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर भी होगा। इसको सिंप्लीफाई करने में मिल जाएगा 144 और 25 169, 144 और यहाँ हो जाएगा, जिससे सेक एक्स की दो वैल्यूज़ मिलेंगी 13/14 एंड -13/14, 13/12 एंड -13/12। तो अब सेक एक्स मिल गया। आपको ये देखना है कि एक्स किस कोऑर्डिनेट में है। एक्स लाई कर रहा है सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में सेक कैसा होता है, नेगेटिव। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस एक्स लाइज इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट, जिससे कि सेक एक्स की वैल्यू हम लेने वाले हैं -13/12। सेक एक्स मिलते ही कॉस एक्स मिल जाएगा। कॉस एक्स की वैल्यू जस्ट इसके रेसिप्रोकल हो जाएगी, -12/13। कॉस एक्स मिलते ही साइन मिल जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + cos स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर एक्स। तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे अप्लाई करूँ, हो जाएगा 1 - एंड देन -12/13 का स्क्वायर, जिससे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1 - 144 169, जिससे साइन एक्स की वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी प्लस और माइनस 5/13। और 5/13 प्लस और माइनस, चूँकि अब एक सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव। तो लिखेंगे 5/13। जो बॉक्स में लिख रहा हूँ वही आंसर है। जब साइन एक्स मिल गया तो कोसेक एक्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कोसेक एक्स क्या हो जाएगा भाई, जस्ट 13/5। और जब tan एक्स मिल चुका, साइन एक्स मिल चुका है, कॉस एक्स मिल चुका है, तो कॉट एक्स भी ये हो जाएगा -12/5। या फिर tan का रेसिप्रोकल करोगे तब भी वैसा ही मिलेगा। अब हम जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल के आधार पे हम हायर एंगल्स के साइन, tan और इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेफरेंस एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है? डेफिनेशन है कि द एंगल मेड बाय टर्मिनल साइड ऑफ अ स्टैंडर्ड एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। इसको कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ये एंगल गिवन है लाइक दिस, और इस एंगल को हमने माना है थीटा, एक्स भी हो सकता है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा यही वाला टर्मिनल, आप टर्मिनल तो ये मानोगे ना, अगर ये यहाँ से मूव करके गया तो टर्मिनल हो गया। तो ये सबसे नज़दीक वाले हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम मानेंगे रेफरेंस एंगल्स, यानी कि थीटा प्राइम। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए तो थीटा प्राइम क्या हो सकता है, इट इज़ एग्जैक्टली 180 डिग्रीज माइनस थीटा। कितना सिंपल है ये, देखो ये पूरा गया है थीटा, उसमें से 180 डिग्री माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ये रेफरेंस एंगल उसका। अब रेफरेंस एंगल को क्यों यूज़ करते हैं इसको पहले हम समझते हैं। अब रेफरेंस एंगल को क्यों यूज़ किया जाता है उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और एग्जांपल्स देखो। जैसे मान लो कि मैंने ये लिया है एंगल 150 डिग्री, 150 डिग्री के, अब ये टर्मिनल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ यानी कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इस 150 डिग्री का क्या हो जाएगा, रेफरेंस एंगल। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने कोई एक एंगल ले लिया, सपोज कीजिए 230 डिग्री लाइक दिस, हमें तो अब ये एंगल लेना पड़ेगा ना, ये वाला पार्ट रेफरेंस एंगल के लिए। तो कितना होना चाहिए, 230 माइनस 180, यानी कि 50 डिग्री इस 230 डिग्री का रेफरेंस एंगल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करने चलूँ तो इस क्वाड्रेंट के लिए थीटा प्राइम यानी कि रेफरेंस एंगल थीटा ही रह जाएगा। इस क्वाड्रेंट के लिए ये थीटा प्राइम होगा और ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, बिकॉज ये पूरा एंगल हमारे पास थीटा था, ये एंगल हम मान रहे हैं थीटा। और अगर कोई इस क्वाड्रेंट में जाएगा तो वो इतना मूव करके जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा प्राइम इज जस्ट थीटा माइनस पाई। और यहाँ पे अगर इस क्वाड्रेंट में कोई जाएगा तो हमें ये एंगल चाहिए थीटा प्राइम, तो थीटा प्राइम मिल जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। तो हमने तो यहाँ पे थीटा प्राइम को लिखा है, तो लेकिन इसको आप रीअरेंज करके थीटा को भी थीटा प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हो। अब रेफरेंस एंगल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सपोज कीजिए कि हमें फाइंड आउट करना है साइन
330 डिग्री। तो ये कहता क्या है कि भाई मैं 330 डिग्री हूँ, तो ये साइन को बताता है कि भाई आप क्या कीजिए कि आप पहले मुझे लोकेट कीजिए कि मैं कहाँ पे हूँ 330 डिग्री। उसके आधार पे अपना चिन्ह तय कर लीजिए कि मैं प्लस आऊँगा कि नेगेटिव आऊँगा, मतलब आप जो साइन लेके आओगे वो प्लस लेके आओगे कि नेगेटिव लेके आओगे। और जो मेरी वैल्यू फाइंड करना चाहते हो 330 डिग्री के लिए, आप अब मेरे रेफरेंस एंगल के आधार पे फाइंड कर लो। तो इसका मतलब क्या हो कि 330 डिग्री का रेफरेंस एंगल आप आसानी से ढूंढ सकते हो। 330 लाई कहाँ करेगा? इस फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल के निकालने का क्या तरीका है? 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि 330 थीटा है, उसको 360 में से माइनस कर लोगे तो मिल जाएगा साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री तो रेफरेंस एंगल के फॉर्म में लिख लिया। अब क्या बोल रहा था ये कि आप अपना साइन तय कर लीजिए मेरे पोजीशन के आधार पे। तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूँ तो आपका साइन नेगेटिव होगा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में आप यानी कि साइन नेगेटिव होते हो। तो मिल जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, दैट इज 1/2। और इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी करते हैं। साइन 330 डिग्री को कैसे लिखते हैं? 360 माइनस 30 डिग्री, और चूंकि अब ये नेगेटिव साइन टी के फॉर्म में होगा इसलिए वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी यहीं पे समाप्त नहीं होता है, कई बार एंगल्स और हायर मिल जाते हैं। तो ये तो है 2 पाई, तो यहाँ पे 4 पाई भी आ सकता है, यहाँ 6 पाई भी आ सकता है, और इधर ये पाई है तो 3 पाई भी आ सकता है, और 5 पाई भी आ सकता है। तो इधर की तरफ जो भी मिल रहा है आप देख रहे हो 2, 4, 6, ये सारे क्या हैं? इवन पाई। और इधर की तरफ जो भी मिल रहे हैं वो ऑड पाई। तो ये है इवन पाई और ये एक्सेस है ऑड पाई का। इसके अंदर हमें मिल रहा है ऑड पाई माइनस थीटा। अगर हम ऑड पाई प्लस थीटा करेंगे तो हम चले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और इवन पाई प्लस थीटा करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर मैं इवन पाई माइनस थीटा करूँगा तो चला जाऊँगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2 इंटू 180 डिग्रीज, पाई के कॉरस्पॉन्डिंग हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये फिर से बन गया क्या? इवन पाई माइनस थीटा। और इवन पाई माइनस थीटा का मतलब है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हो आप, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। आपको लेना है रेफरेंस एंगल 30 डिग्रीज, इसलिए आंसर हो जाएगा नेगेटिव 1/2। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो जनरलाइज करने का मतलब क्या है कि थीटा जो आप देख रहे हो वो कुछ ऐसा मिलेगा n पाई प्लस और माइनस थीटा प्राइम। यहाँ पर थीटा को हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंगल जो गिवन है, n तो भाई इंटीजर्स हैं, पाई इक्विवेलेंट है 180 डिग्रीज के, और थीटा प्राइम है रेफरेंस एंगल। तो इसके आधार पे अगर मैं कोई फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो t ऑफ थीटा, t मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये t की जगह पे साइन भी हो सकता है, कोसाइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो थीटा को मैं लिख सकता हूँ t ऑफ n पाई प्लस और माइनस थीटा प्राइम। तो ये बन के क्या आएगा? एक बॉक्स, उस बॉक्स में क्या होगा मैं बताता हूँ, एंड t थीटा प्राइम। इस बॉक्स में चला जाएगा साइन थीटा के आधार पे, थीटा जहाँ भी लोकेट होगा उसके आधार पे हम ये चीज़ ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली मैंने ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश की है, बट अगर आप ये समझ भी नहीं पाते हो तब भी आपने ये समझ लिया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये क्वेश्चंस हैं जिनको हमें करना, उन्हीं के आधार पे हमें निकालना है साइन 135 डिग्री। तो साइन 135 का मतलब हम लिख सकते हैं इसको साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो आप इन दोनों तरीके समझ लो। ये क्या है? ऑड पाई माइनस थीटा। सो ऑड पाई माइनस थीटा का मतलब क्या है? दिस इज योर ऑड पाई, दैट इज द सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को जोड़ने वाला जो ऑर्डर है वो, और माइनस थीटा यानी कि आप कहाँ चले जाओगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए साइन क्या होता है? पॉजिटिव। रेफरेंस एंगल लिखना है 45 डिग्री, इससे वैल्यू मिल जाएगी 1/√2। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको जितने भी जो एंगल्स हैं, अक्यूट एंगल्स लाइक 0 डिग्रीज, 45 डिग्रीज एंड सो ऑन, इनकी वैल्यूज आपको पता है, साइन को साइन इन सब की। अब आते हैं बी पार्ट पे। इसमें कहा गया है tan 330 डिग्रीज। सो tan 330 डिग्रीज का मतलब होगा tan 2 इंटू 180
-30, तो ये हो जाएगा tan ऑफ माइनस साइन बिकॉज वो सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 1/√3। सी के लिए कोसाइन -330 डिग्री, तो माइनस कॉस ऑफ -30 डिग्री का मतलब हो जाएगा कोसाइन ऑफ, हम लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस साइन के साथ 180 डिग्रीज एंड प्लस 30 डिग्रीज, -360 प्लस 30 करेंगे तो यही आएगा। अब आप ऐसे सोचो, ये इंटीजर है लेकिन ये पूरा एंगल -330 कहाँ लाई करेगा, तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि आप यहाँ से मूव करके जा रहे हो 330 डिग्री उल्टा, तो हमें क्लॉकवाइज मूव करना है 330 डिग्री, तो अगर हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो मिलेगा कितना 180 डिग्री, और यहाँ तक पहुँचेंगे तो 360 डिग्री, लेकिन हमें -330 तो इस क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच रहे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस रहता है पॉजिटिव, तो आपको लिखना होगा केवल कोसाइन 30 डिग्री और वैल्यू मिल जाएगी √3/2। अब आते हैं अपने डी पार्ट पे। डी में कहा गया है को टेंजेंट ऑफ 19π/3। इसको करने का ट्रिक क्या है कि आप इसको ब्रेक कर दीजिए उस फॉर्म में। 19π/3 को हम लिख सकते हैं 6π + π/3। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये सिंपली बन गया और इवन पाई प्लस थीटा। सो इवन पाई प्लस थीटा का मतलब वो चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, रेफरेंस एंगल मिल गया हमें π/3, तो वैल्यू मिल जाएगी cot π/3 दैट इज 1/√3। तो इस तरीके से हम रेफरेंस एंगल को यूज़ करके ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। टॉपिक है जिसको हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेटेड एंगल। पहले मैं इसको डिफाइन कर लूँ, उसके बाद बताता हूँ कि क्या होगा। सो जो एंगल जैसे रेफरेंस एंगल के हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मेजर करते थे किसी स्टैंडर्ड एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ हम वर्टिकल एंगल से मेजर करेंगे। जैसे अगर हमारे पास कोई एक एंगल यहाँ पे स्थित है थीटा, उसका को रिलेटेड एंगल निकालना है तो हम उसको वर्टिकल एंगल यानी वर्टिकल लाइन यानी कि यहाँ से मेजर करेंगे। तो इसको मान लेते हैं अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को अगर लिखना होगा तो क्या लिखना होगा, आप यहाँ से ये मूव करो थीटा के फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा कितना, अल्फ़ा = थीटा -2। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए ऐसे मिला। तो को रिलेटेड एंगल का मतलब है दो एंगल्स में ऐसा रिलेशन जो वर्टिकल लाइन से डिसाइड होता है। मान लो ये एंगल है, ये एंगल है थीटा, तो इस केस में वर्टिकल लाइन जो होगा वो यहाँ से मेजर किया जाएगा, ये नज़दीक है, तो ये एंगल मान लेते हैं अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को थीटा के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, अल्फ़ा = बिकॉज आप देखिए ये है 3π/2 पूरा, 3π/2 में से थीटा माइनस कर लेंगे तो मिल जाएगा अल्फ़ा। उसी तरीके से अगर कोई एंगल इस फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे स्थित है और आपको निकालना उसका रेफरेंस एंगल, तो ये पूरा एंगल है थीटा, हमें निकालना ये अल्फ़ा, सो अल्फ़ा हो जाएगा थीटा -3π/2। अब समझते हैं को फंक्शनल आइडेंटिटीज़। सो को फंक्शनल आइडेंटिटीज़ क्या है, को फंक्शन का मतलब क्या है ये समझो, सिंपल समझो ऐसे। साइन फंक्शन का को फंक्शन होता है कोसाइन फंक्शन, टैन फंक्शन का को फंक्शन होता है को टेंजेंट फंक्शन। ये टेंजेंट फंक्शन है और इसलिए सब में देखो को लगा हुआ है, तो हम को फंक्शन आइडेंटिटी बोलेंगे जब हम आइडेंटिटी लिखेंगे तो। और सेक फंक्शन का को फंक्शन होता है को सेकेंट फंक्शन। ये सेकेंड है, ये टेंजेंट है, ये साइन है, तो सब में ये को है, यही डिसाइड करता है कि को फंक्शन एक दूसरे के ऐसे होते हैं। अब इनमें साइन को साइन में एक रिलेशन होता है, एक तो रिलेशन साइन स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1 आइडेंटिटी वाला है, लेकिन एंगल के आधार पे भी इनके पास एक रिलेशन होता है, टैन कॉट में भी होता है एंड देन सेक कॉस में भी होता है। तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मैंने फिर से एक यूनिट सर्कल लिया, इसकी लेंथ हमने 1 मानी और यहाँ पे मैंने ये पॉइंट ले लिया a, b इससे, और ये एंगल मान लिया मैंने थीटा, और ये एंगल है ये लेंथ है a और ये लेंथ p है। अगर मैं इस पॉइंट को मानता हूँ p और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मान लिया q और ये मान लेते हैं पॉइंट है o एंड लेट अस से दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी r। तो अब आप ये ध्यान से समझो जो ट्रायंगल्स में कंसिडर कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल PQO अगर मैं ये एंगल लेता हूँ अल्फ़ा, तो आप ये बताइए मुझे
कि कोसाइन अल्फा किसके बराबर होगा, क्योंकि आप इस एंगल के लिए अल्फा ले रहे हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो लेंथ होगी वो हो जाएगी b और ये लेंथ हो जाएगी a। तो जो कोसाइन अल्फा वो होगा वो b के बराबर होगा। लेकिन आपने यहाँ b इस ट्रायंगल के आधार पे किसको माना, थीटा के लिए है, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फा। लेकिन इस अल्फा और थीटा में रिलेशन है, आप देखो इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री, यानी कि अल्फा को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हमें क्या मिल गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कोसाइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा। उसी तरीके से अगर मैं दूसरे वाले पार्ट को करूं, अगर मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा तो वो हो जाएगा कोसाइन थीटा। तो ये जो रिलेशन आपको मिल रहा है, आप देखिए क्या है ये 90, यानी कि वर्टिकल एक्सिस से जब आप एंगल मेजर कर रहे हो तो साइन जो है वो कोसाइन में चेंज हो रहा है और कोसाइन जो होगा वो साइन में चेंज हो रहा है। तो ये इसीलिए इनको को फंक्शनल आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो ऐसे आइडेंटिटीज़ में यही दो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, बाकी आप आइडेंटिटीज़ तो बहुत बना सकते हो अपनी बुद्धि से, लेकिन हम इन्हीं को बेसिक आइडेंटिटीज़ मानेंगे और बाकियों को जब ऐसा सिचुएशन होगा तो उसको क्वाड्रेंट के आधार पे तय कर लेंगे। तो इसको भी अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, टी ऑफ थीटा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टी ऑफ 2n+1 π/2 प्लस और माइनस यहाँ लिखना पड़ेगा आपको थीटा, क्योंकि वो पूरा का पूरा ये जो चीज़ है वो काउंट होगा अल्फा, किसी में भी आ सकता है वो। और यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा क्या, प्लस और माइनस का साइन क्वाड्रेंट के आधार पे डिसाइडेड बाय क्वाड्रेंट, और यहाँ लिखना पड़ेगा आपको को फंक्शन ऑफ टी एंड देन थीटा। अब इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं क्या कहा जा रहा है। साइन 270 डिग्रीज प्लस इसको को फंक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो ये पूछ रहा है साइन ऑफ 270 डिग्रीज प्लस एक्स, और ये डिग्री में होगा x, ये मान के चलते हैं। तो यहाँ पर अगर 270 देखा जाए तो कितने कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और उसमें x आप ऐड कर रहे हो तो यहाँ चले जाओगे, ये 270 का पोजीशन है 90, 180 और फिर 270, और यहाँ आप x ऐड करोगे तो इस पोजीशन में चले जाओगे, इस क्वाड्रेंट में चले जाओगे, और इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, लिखना पड़ेगा नेगेटिव। लेकिन साइन चेंज किस में होगा भाई, कोसाइन में, तो लिखना पड़ेगा कोसाइन ऑफ x। tan 330 को लिखना है हमें, तो tan 330 डिग्री को हमें 330 को लिखना पड़ेगा 90 डिग्रीज प्लस समथिंग के फॉर्म, मतलब वर्टिकल एंगल और प्लस समथिंग के फॉर्म में। tan 330 को लिख सकते हो कैसे, 330 को कैसे लिखोगे, 270 प्लस 60। आप ध्यान दो 360 अपने यूज़ करने वाले, क्यों, क्योंकि यही जो होगा वो वर्टिकल एक्सिस पे है, वर्टिकल एक्सिस पर है, मैंने हिंदी में लिख दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि tan 270 प्लस 60 फिर से कहाँ चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, चेंज किस में होगा, tan चेंज होगा कॉट में, तो हो जाएगा कॉट 60 डिग्री। अगर ये कॉट 60 आप निकाल के भी देखोगे, हमें आंसर यहीं तक देना था, ये आंसर आपका आ चुका है, और cot 60 निकालोगे तो हो जाएगा -1/√3, आपने वहाँ भी वही पाया होगा। D cot 7 π/2 सॉरी C कोसाइन 90 डिग्रीज प्लस x, फिर से x को हम एंगल मान के चलेंगे, 90 डिग्रीज प्लस x का मतलब ये 90 डिग्रीज है, इसको प्लस x करेंगे तो चले जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, लेकिन चेंज होगा किस में, ये साइन में, तो लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ साइन x। cot 7 π/2 प्लस x, 7 π/2 कहाँ होगा, पहले देखो ऐसे काउंट करो, ये हो गया π/2, ये हो गया 3 π/2, यानी कि ये 1, ये 3 π/2, ये 5 π/2, तो ये 7 π/2। तो 7 π/2 यहाँ पे है, उसमें आप x ऐड कर रहे हो, यानी कि कहाँ चले जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है, नेगेटिव, चेंज किस में करना होगा, tan में, तो लिखना होगा नेगेटिव tan x। और फाइनली cot 9 π/2, तो 7 तक तो काउंट कर लिया, हम चले जाएंगे हम 9 पे, और 9 π/2 माइनस x, तो इस वर्टिकल लाइन से आप पीछे भागोगे x एंगल से,
तो यहाँ पे चले जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होते हैं, और कॉर्ड को चेंज किस में करना होगा, tan में, तो लिखना होगा tan x, दैट्स इट। सो आज की क्लास बस यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, स्पेशली साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन के ग्राफ, और कुछ और बातें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मैथ के स्टडी कीजिए लगन से, संयम के साथ। थैंक्स।